हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम लेसन नंबर 25 करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन का सेट नंबर 25 है। आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए जो सेट चल रहा है उसका टॉप 25 क्वेश्चन का। तो बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का लेसन। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? दूध से जब क्रीम निकलता है, मक्खन निकलता है, तो कौन सा बल लगता है? घर्षण बल, अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल या इनमें से कोई नहीं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंटीपिटल फोर्स? तो कौन सा फोर्स लगता है? अपकेंद्रीय बल। दूध से मक्खन निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलता है तो उसमें कौन सा बल लगता है, अभिकेंद्री या अपकेंद्री बल? ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत बार रेलवे वाले में आता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? जैसे बच्चा लोग का खिलौना भी होता है जो चाबी भर दीजिए तो वो चलते रहता है, या फिर हैंड वॉच जो आता है जिसमें चाबी भर दीजिए और मतलब चलता है। तो उसमें कौन से ऊर्जा निहित होती है? तो स्थितिज ऊर्जा। क्या कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऐसे ही मैंने बताया था कि रॉकेट में जो रॉकेट लॉन्च होता है उसमें भी कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य जो सनलाइट है वो कौन सा ऑक्सीकरण के द्वारा उसको ऊर्जा मिलती है, या नाभिकीय विखंडन, आयनन या नाभिकीय संलयन? तो सूर्य का जो सनलाइट मिलता है हमको नाभिकीय संलयन के द्वारा। अच्छा, हाइड्रोजन बम या एटम बम जो है वो किस क्रिया पे बनती है? नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन? आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। हाइड्रोजन बम जो होता है, एटम बम। वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरती है किस वजह से तैरती है? तो इसका तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसका वो घनत्व क्या होता है? हल्का होता है, कम होता है। घनत्व के कारण वो हवा से हल्का होता है, इसीलिए वो हवा में तैर रहा होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? अगर किसी वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा? आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या भार? अगर किसी वस्तु की मात्रा बदल देते हैं तो उसमें क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो घनत्व जो है उसका अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, मतलब किस इन जो भी ऑप्शन है उसमें से कौन काम उनके नाम से नहीं आता है? तो सती प्रथा की समाप्ति, ये राजा राम मोहन राय ने ही किया था। विधवा पुनर्विवाह, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया था। संस्कृत शिक्षा, ये राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था। तो ये इससे उनका सरोकार नहीं है, यानी कि उनसे उनका कोई मतलब नहीं था, मतलब उसमें ये शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो लाखों भारतीयों को शहीद कर दिया गया, स्वतंत्रता सेनानियों पे गोली चलाई गई, तो उस समय का जनरल कौन जनरल था? जनरल विलियम बेटिंग, जनरल माउंटबेटन, जनरल डायर या जनरल डलहौजी? तो जनरल डायर वो कमीना था जिसने ये ऑर्डर दिया था निहत्थों पे गोली चलाने के लिए। आप लोग ये बताइए कि जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। और कहाँ? अमृतसर, पंजाब में एक अमृतसर है, वहाँ पे जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है, और कौन दिया था? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? फर्स्ट मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये ब्रिटिशर्स और हैदर अली के बीच में प्रथम मैसूर युद्ध लड़ा गया था। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा जो राजा राम मोहन राय के कहने पर कौन सा जनरल था जिसने प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग जो थे उसने सती प्रथा पे प्रतिबंध लगाया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? अखंड भारत जो था उसमें म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब भारत में ही आता था। तो कौन से साल में म्यांमार जो था वो भारत से अलग हुआ था? तो 1937 को अखंड भारत से म्यांमार क्या हो गया था? अलग हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1950 तो हो नहीं सकता है। 47, क्योंकि इस समय तो भारत आज़ाद हो चुका था और इसके बाद तो कोई ऐसा स्टेट है नहीं कि भारत से अलग हो जाए, क्योंकि भारत क्या है? एक यूनियन स्टेट है,
संघ शासित है, इसमें कोई देश अपने मन से अलग नहीं हो सकता, मतलब कोई राज्य या कोई स्टेट अलग नहीं हो सकता। अखंड भारत का हिस्सा था म्यांमार, लेकिन 1937 में वो क्या हो गया था, अलग हो गया, राइट। निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? एथेनॉल, ग्रेफाइट, हीरा या एल्कीन? तो विद्युत का सुचालक क्या है? ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, राइट। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन का अपरूप कौन है? हीरा तो सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन, फ्लोरीन कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट, तो ये सभी हो जाएंगे, हाँ, क्योंकि हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है, तो ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा कि ये सभी जो है कार्बन के क्या है, अपरूप है। निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? मतलब कौन जो है वो पिया जा सकता है अल्कोहल के रूप में? तो एथेनॉल एक ऐसा है जो अल्कोहल पेय के रूप में उपयुक्त है, ठीक है, एथेनॉल। कार्बन क्या है? अधातु, धातु, उपधातु? तो कार्बन एक किस चीज में आता है? अधातु में आता है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होता है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक कितना होगा? तो 334 के, यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन है इसको, ठीक है, कितना? 334 के यानी केल्विन, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है? तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, आप लोगों को पता है। तो माउंट एवरेस्ट इसमें नहीं है, अब माउंट एवरेस्ट यहाँ पे नहीं है, ये नहीं है, ये हो जाएगा नेपाल में, सॉरी, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। और कितना है इसका? 8848.86 तो 8848 कह लीजिए, या 8850 भी कहीं कहीं दिया रहता है, ठीक है। तो 8850 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट, नेपाल में है। निम्न में से कौन सा पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सा है? एडीज, अलास्का, हिमालय, कौन सा हो जाएगा? तो एडीज जो पर्वत श्रृंखला है विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। भारत का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का पूछ रहा है, नहीं सॉरी, संसार का, सॉरी, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है, क्या? संसार का। तो किलायु ज्वालामुखी जो है वो संसार का सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ है? अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। किलायु कहाँ है? अमेरिका, ये ठीक है, अमेरिका के किलायु में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो यह इक्वाडोर, कहाँ है? इक्वाडोर में, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना है? तो ये तो सबको पता होगा, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? गोबर पे जो गोबर छत्ता शायद वो वाइट वाइट उग जाता है, उस कवक को क्या कहते हैं? तो कॉटोफिलिस, फिलस, कॉटोफिलस, गोबर पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? कोटोफिलस। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होते? क्लोरोफिल किसमें नहीं होता है, ये पूछ रहा है। तो कवक में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे थे हम लोग, 22 पे क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये क्या हो गया? कवक हो गया था। खाली चट्टान पे उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? खाली चट्टान पे जो लाइकेन उगता है उसको क्या कहते हैं? परमेलिया, सेक्सटिलिस या सेक्सिकोलस, या इसमें से कोई नहीं? खाली चट्टान पे उगने वाले को सेक्सिकोल्स कहते हैं। 24, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? लाइकेन को सब्जी के रूप में खा जाते हैं जापान में, तो उसका क्या नाम है? इंडोकार्पन, क्या है? इंडोकार्पन को जापान में लोग सब्जी के रूप में खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? मिर्गी जब आता है किसी को, तो उसका जो दवा बनता है वो कौन से लाइकेन के यूज में बनता है? तब परमेलिया नामक जो लाइकेन है उससे मिर्गी की औषधि बनती है। तो ये आपके 25 क्वेश्चन हो गए, ये उसके आंसर हो गए। आप लोग अच्छे से याद कीजिए, रिवाइज कीजिए। एग्जाम का डेट भी आ गया एनटीपीसी का, और आज तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती भी है। तो आप सबको उनकी तरह बने, उनके संघर्ष से कुछ सीखे, और बस अपने लक्ष्य को, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप कैसे फैमिली में, या आपका बैकग्राउंड कितना
स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ये डिपेंड आपका सक्सेस इस बात पे डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करते हैं, आप उसके लिए लड़ते कितना है, अपने हक के लिए और अपने आप को ऊँचा उठाने के लिए। और इसके सबसे बड़े उदाहरण हमारे भीमराव अम्बेडकर जी हैं। तो धन्यवाद, जय हिंद।